Assalamu alaikum everyone. Welcome to the class. Today we are discussing past paper of November 2018. So as you know, this duration of the exam is 1 hour 30 minutes, and you have to attempt question number 1, which is a compulsory question. So compulsory question we will do first. As you can see, there are given source A and B is given here, and you might have seen this already. So source A जो है, this is about Defense of India Act 1915. So question number 1A will be from here, and question number 1B will be from here. ठीक है? So let's see what was the question. The question is about, according to source A, what reasons are suggested for the introduction of the Defense Act 1915? मतलब 1915 में एक एक्ट आया था, डिफेंस एक्ट आया था, उसके बारे में. अब ये ऑफ कोर्स आउट ऑफ द बुक चीजें होती हैं, आउट ऑफ द कोर्स होती हैं. सो जो आपको सिर्फ सोर्स को देखकर करना है. सो यू जस्ट हैव टू से व्हाट वर द रीजंस आर सजेस्टेड, कि क्यों आया था, व्हाट वर द रीजंस. सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम हियर, वी हैव टू सी फ्रॉम हियर कि ये क्यों आया था. लिखा हुआ था दिस एक्ट गेव गवर्नर जनरल स्पेशल पावर्स, इसलिए आया था. नंबर 1 रीजन ये आ गया. ठीक है. पब्लिक सर्वेंट्स वर गिवन पावर्स टू अपहोल्ड द लॉ. नंबर 2 रीजन आ गया. इट वॉज फॉर डिफेंस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. 3 आ गया. ठीक है. पनिशेबल, वायलेशन कोई करेगा तो पनिशेबल होगा, ये भी सही है. प्रिजन होगा, ये सारा कुछ 5 रीजन हो गया. ठीक है. सो मेनी. टेररिज्म वगैरह कोई करेगा तो ये छड़ा. तो यू हैव टू राइट फ्रॉम हेयर अंटिल हेयर फॉर 3 मार्क्स. 3 मार्क्स में भी आप लोग काम गिन गिन के कर रहे हो. 3 मार्क्स में आप ये सारे जितने भी आंसर्स हैं आप लिख दो. इतना मसला है आप लोगों को कि आप लोग गिन गिन के काम कर रहे हो. मतलब 3 मार्क्स में से भी मेजोरिटी को मॉक्स में 2 मार्क्स मिले. अनबिलीवेबल. कि दिख रहा है यहाँ पे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है, इसमें 3 नंबर मिल जाएंगे. नहीं, लिखना कम है आपको. 2 नंबर मिले ज्यादा बच्चों को आउट ऑफ 3. मतलब ये मुफ्त का सवाल था, लेकिन वो मुफ्त के नंबर ले नहीं पाए आप लोग. ठीक है ना. सो सोर्स बी का सवाल है. अब सोर्स बी में भी ग्रैंड जो वर्कशॉप है और मॉक हुआ है, उसमें आप लोगों को यही समझ नहीं आ रहा कि इसको एक्सप्लेन भी करना होता है. मैं बता के थक चुका हूँ कि इसका जो पार्ट लेवल 1 होता है वो इंट्रो देना होता है, ओवरऑल पिक्चर को बयान करना होता है, लेकिन समझ ही नहीं आ रही बात. लेवल 2 में आपको व्हाट यू कैन सी, जो नजर आ रहा है वो 3 बातें बतानी है, ये भी समझ नहीं आ रही बात आप लोगों को. लेवल 3 आपको बार बार समझाया कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है पिक्चर, ये क्या इन्फर कर रही है, इसकी इन्फ्रेंस क्या है, मतलब इसको एक्सप्लेन करेंगे, क्या समझ में आता है, ये टॉपिक कौन सा है, उसकी अपनी नॉलेज बतानी है. लेवल 3 में अपनी नॉलेज से करना है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा बात. फिर कहते हैं नंबर कम आ गए, नंबर ऐसे आ गए, नंबर वैसे आ गए, नंबर कम आए हमारे. लेकिन लेवल 3 समझ ही नहीं आ रहा आप लोगों को बात. पहले दिन से बता रहा हूँ. तो हाउ यू विल डू इट, ये आप मार्क स्कीम तो देखें जरा, क्या बोल रहा है ये मार्क स्कीम आपके सामने है कि भाई फॉर एग्जांपल दिस पिक्चर शोज अ नैरो एंट्रेंस. ठीक है. नैरो एंट्रेंस विच इज अ जलियनवाला बाग. ठीक है. जलियनवाला बाग की नैरो एंट्रेंसेस थी, हाई वॉल्स हैं, नैरो एंट्रेंसेस कैन बी सीन, अ नैरो पैसेज कैन बी सीन. तो ये 1 नंबर आपको मिल जाएगा, 1 मार्क आपको यहाँ मिला है. ठीक है ना. फिर आप बताओगे कि व्हाट यू कैन सी सब नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है. यू कैन से यू कैन सी दैट कि यहाँ पे अब यहाँ अपनी नॉलेज भी यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको खुद रिप्रेजेंट करना है कि नैरो टनल्स हैं विच लीड्स टू द पार्क. जलियांवाला बाग की तरफ जा रहा है, ये पार्क की तरफ जा रहा है. प्लस यहाँ पे वी कैन से दैट कि इफ मोर पीपल विल पास फ्रॉम दिस टनल, यहाँ पे जो है वो पैनिक भी हो सकता है. देयर लॉट ऑफ पीपल, इफ पीपल विल बेसिकली go through this tunnel, it will be a difficult task for them, it will be a difficult action. तो एक narrow tunnels हैं, narrow entrance हैं which goes towards the park. फिर level 3 में आप बताना है कि yes, जनरल डायर ने without informing उनको kill कर दिया, 1200 राउंड चले थे, 400 were injured. आपको यहाँ अपनी नॉलेज यूज करनी है. लिखा हुआ है you have to use contextual knowledge. ये नॉलेज यूज करना है, इल्म यूज करना है, इल्म, रट्टा नहीं, इल्म, नॉलेज यूज करना है. नॉलेज बताइए. तो लेवल 3 में आपको भरपूर तरीके से एक्सप्लेन करना है, और इसमें आप थोड़ा सा हंटर कमेटी भी डाल सकते हो कि हम हंटर कमेटी भी बनी थी इस वाकये के हवाले से, तो हंटर कमेटी भी एड ऑन करें आप लोग. ओके, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन. थोड़ा सा लैग कर रहा है, 1 मिनट, 1 सेकंड.
Alright. Those who are not using their real names, I'm removing them without informing them. You will lose the class. Straight away, I'm removing you. Do not ask me कि आप लोगों को फिर मैंने remove क्यों किया है. Do not ask me. Please do not message me that I have removed you. इतनी हिम्मत होती है आप लोगों की, उल्टे सीधे नाम यूज करते हो फिर टीचर को मैसेज करते हो कि सर आपने हमें रिमूव क्यों किया है. हिम्मत चेक करें आप लोगों की. आपको एथिक्स नहीं पता क्लास के. सो वी हैव दिस सोर्स बेस्ड क्वेश्चन. तो इसमें आपको लेवल 3 में अपने पूरा वाक्य बताना है. अमृतसर का पूरा वाक्य बताओगे और इसमें थोड़ा सा रॉल अटैक भी बता सकते हो, हंटर कमेटी. तो काफी होगा, कम से कम 10 से 12 लाइनें लिखो. आप लोगों को क्या हो गया है, क्वेश्चन नंबर 1B में आपको लेंथ का नहीं अंदाजा कि लेंथ कितनी करनी है. 2-2, 3-3 लाइनें लिखी हुई आप लोगों ने, 4-4 लाइन लिखी. क्या हो गया, आप बच्चे हो आप लोग छोटे से. 5 मार्क का सवाल है, एटलीस्ट 10 से 12 लाइनें तो लिखो. ठीक है. फिर क्वेश्चन नंबर 1C आ जाएगा, व्हाई इंडिया वाज नॉट ग्रांटेड. व्हाई इंडिया वाज नॉट ग्रांटेड सेल्फ रूल बाय Britain in 1919. सेल्फ रूल क्यों नहीं मिला? ऑफ कोर्स British wanted to have their own powers. British were already, they were very powerful, so they did not want anybody to rule over them. ब्रिटिश क्यों चाहेगा आपको पावर देना? ब्रिटिश क्यों देगा? आपका कोई रिश्तेदार है क्या ब्रिटिश? तो ब्रिटिश कभी भी नहीं चाहेंगे, बिकॉज दे वर ट्रेडिंग. ब्रिटिश ट्रेड कर रहा था, ब्रिटिश पावरफुल था, उनका प्रॉपर कंट्रोल था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुकी थी. ठीक है ना. दे वर पावरफुल, दे हैड आर्मी. वो क्यों हमें सेल्फ रूल देंगे भाई? उनके पास ब्रिटिश स्ट्रेंथ बताना है. इसमें सवाल में ब्रिटिश स्ट्रेंथ बताना है कि ब्रिटिश वुड नॉट गिव demands of Indians. They will not fulfill. British did not want to lose trade. Of course, many British people live there. Of course, British societies थी, English language आ गई थी, सब कुछ तो उनके मतलब का हो रहा है. वेस्टर्नाइज कल्चर था, क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जा रही थी, उनको कोई कमी नहीं थी. तो वो क्यों हमें सेल्फ रूल देंगे? क्यों हमें वो बेसिकली जो है ना, बेसिकली हमें वो क्यों इतना राइट्स वगैरह देंगे? ठीक है. अच्छा, ठीक है. ठीक हो गया. तो ऑफ कोर्स ये गोल्डन स्पैरो वाली जगह थी, बिल्कुल सही है. उनका कंट्रोल था, दे हैड देयर मिलिट्री, देयर गवर्नमेंट, दे वर मेकिंग लॉज फॉर इट. लॉज बना रहे थे जिसमें अपने आप को पावरफुल रखा था. ठीक है. तो दे गॉट ऑल द पावर. तो वो क्यों यहाँ से जाएंगे भाई? क्यों हमें नहीं देंगे? फिर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन पाकिस्तान मूवमेंट 1909 to 1919. इस सब चीजों में से सबसे ज्यादा इफेक्ट किसका था? ठीक है. तो जिनके रिजल्ट अगर कम आए नंबर्स, डू नॉट वरी, इंशाल्लाह मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, मोटिवेटेड रहो. ये सब चीजें जो आप लोग पेपर कर रहे हो वही चेकिंग होके आ रहा है. ठीक है. किसी के नंबर ना ज्यादा हैं ना किसी के कम हैं. अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं, मेंटेन करते जाएं. अभी तो असल एग्जाम बाकी है, तो असल एग्जाम के लिए ज्यादा मेहनत करें. और असल तो CIE का एग्जाम है. ठीक है. हम लोग तो सिर्फ आपको इम्प्रूवमेंट करवाना चाह रहे हैं, आपको बेटर बनाना चाह रहे हैं. ठीक है. किसी से कंपटीशन नहीं है हमारा, किसी को नीचा नहीं दिखाना है हमें, किसी से भी कंपटीशन नहीं है हमारा, अपने आप से है कि अगर हम जो है वो मेहनत कर रहे हैं तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए. कभी कभी हमें लगता है कि हमने बहुत मेहनत कर ली है. मैं लास्ट क्लास में भी आपको याद है, मैंने यही कहा था कि हमें लगता है कि हमने बहुत पढ़ाई कर ली है, हमने बहुत पढ़ लिया है, हमारे नंबर 100% आएंगे. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. ऐसा पॉसिबल नहीं होता. तो बस अपने आप को इम्प्रूव करते जाएं और दुआ करें अल्लाह से. तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैड मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट ऑन पाकिस्तान मूवमेंट. तो 1909 से ये तीनों इवेंट्स बताने हैं, इसके प्रोज एंड कॉन्स वगैरह, सक्सेस फेलियर सब बताने हैं. तो मोर्लेमेंटो को एक्सप्लेन भी करना है कि IC में 60 सीट्स थी, फिर CEC जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी 60 सीट्स थी, बड़े प्रोविंस से 50 सीटें थी, 30 में स्मॉलर में इतनी सीट्स थी, और सेपरेट इलेक्टेड. ये 4 पॉइंट बताने होंगे आपको. ये मोर्लेमेंटो के पॉइंट याद कर लें. यू मस्ट से अबाउट. फिर मोर्लेमेंटो को अपोज किया, ये भी बताना होगा. एक्सप्लेन जब करोगे तो उसकी अपोजिशन भी बताओगे.
कि इंडियन वर नॉट हैप्पी विद दैट। इंडियंस कह रहे थे कि भाई उनको लेस पावर्स दी गई हैं, सीट्स वर लेस, और इलेक्शंस कब होंगे, दे डिड नॉट गिव द डेट, कोई डेट नहीं दी गई ऐसी, ठीक है ना, ये वाली बात बताएंगे। फिर रिवर्सल ऑफ बंगाल पार्टीशन 1911 बताएंगे कि किंग जॉर्ज फाइव वाज अराइविंग एंड लॉर्ड हार्डिंग रिवर्स द पार्टीशन बिकॉज ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। तो भरपूर तरीके से यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट एक्सप्लेन करना है। स्वदेशी मूवमेंट भरपूर अंदाज से आप एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। कॉटन बर्न कर दिया था और लोकली वेयर प्रोडक्ट्स वगैरह थी, ये सारी चीजें हैं। फिर लखनऊ पैक्ट में आप जिना के बारे में बताओगे कि कॉपरेशन हो गई थी, जिना और मुस्लिम लीग और कांग्रेस की कॉपरेशन हुई थी, और इसके पॉइंट बताओगे कि कुछ डिमांड्स एग्री हुई थी। कांग्रेस अग्रीड, कांग्रेस ने कुछ पॉइंट्स पर एग्री किया था, जैसे सेपरेट इलेक्ट्रेट है, 1/3 है, 3/4 सीट्स है, तो ये सारे फिर कॉमन डिमांड्स ही बताएंगे आप लखनऊ पैक्ट में। कॉमन डिमांड्स कि भाई सीट्स बढ़ाई जाएं, सीट शुड बी इंक्रीज, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए, माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है। कोई भी बिल पास ना हो जब तक मेजोरिटी से सो लखनऊ पैक्ट में अगर आपने लखनऊ पैक्ट बताया है और अगर आपने सेल्फ रूल नहीं बताया, यही मिस्टेक्स हैं आप लोगों की, फिर आप लोग कहते हो नंबर कम आ रहे हैं। ये तो मुझे ऑलरेडी पता है कि नंबर आप लोगों के कम आ रहे हैं, क्योंकि सेल्फ रूल आपने बताया नहीं है। होम रूल मूवमेंट बताइए इस सवाल में, होम रूल मूवमेंट एनी विजन की अगर आप बात नहीं कर रहे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ए स्टार वाला आंसर नहीं होगा। मैं तो बार बार बताता रहूं आपको कि बेटा ये चीज लिखोगे ए स्टार आएगी, ये चीज नहीं लिखोगे ए स्टार नहीं आएगा। प्लीज इन बातों को समझो। जब आप लोगों के आंसर देखा जाए तो उसमें कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। आप समझते हो कि मैंने 5 से 6 रीजन लिखे हैं, लेकिन उसमें काफी कुछ मिसिंग है। जो मैंने कहा मार्किंग स्कीम के पॉइंट मिसिंग है। जब एग्जामिनर को मार्किंग स्कीम के पॉइंट्स ही नहीं मिलेंगे और आपने अपने पॉइंट्स लिखे हुए, मतलब जो सेकेंडरी पॉइंट्स हैं, प्राइमरी रीजंस कोशिश किया करो कि अच्छे रीजंस लिखें और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करना है। कभी कभी बच्चे रीजन सारे लिखते हैं, एक्सप्लेन सही नहीं करते, कभी कभी एक्सप्लेन सही करते हैं, उनको ये नहीं पता कि प्राइमरी कौन सा है सेकेंडरी। तो अपना फॉर्मेट फॉलो करो, आपको पता होना चाहिए कि क्या पहले लिखना है, क्या क्या बाद में लिखना है, क्या प्राइमरी रीजन है, क्या सेकेंडरी है, उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, कितनी लेंथ पे लेके जाना है। तो प्रॉपर उसको आपकी लर्निंग जब होगी तभी आप करोगे, ठीक है। लर्निंग अपनी बेहतर करो। तो तीनों इसमें तीनों बताने, तीनों को एक्सप्लेन करोगे, तीनों को एक्सप्लेन करने और एंड में आप अग्री कर दो कि भाई आई एग्री दैट लखनऊ पैक्ट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिकॉज इसमें ये कॉपरेशन हुई थी। इसमें आप बता सकते हो। हु वॉज लक्ष्मी बाई, इसको रानी ऑफ झांसी भी कहते हैं, क्वीन ऑफ झांसी भी कहते हैं, और शी वॉज इन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, शी वॉज किल्ड इन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज इसके साथ मसला क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ ब्रिटिश ने बेसिकली इसका लैंड एनेक्स कर दिया था, हर लैंड वाज एनेक्स, ठीक है, टेकन ओवर बाय ब्रिटिश एंड शी स्टार्टेड फाइटिंग। तो रेबेलियंस, रेबेल बन गई थी और शी स्टार्टेड फाइटिंग विद ब्रिटिश। इसका असिस्टेंट जो तात्या तोबी था वो भी किल हो गया और शी वाज आल्सो किल्ड, शी वाज ड्रेस्ड एज अ मैन, ठीक है। झांसी की रानी थी। इसको बैटल ऑफ गवेलियर भी कहते हैं, इन बैटल ऑफ गवेलियर। सो दे कैन आस्क यू व्हाट वाज बैटल ऑफ गवेलियर, बैटल ऑफ गवेलियर। The war quickly came to an end after her death. So then she was killed, the war ended. So that's why तो आपको ये तकरीबन 4, इसमें आप वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का भी थोड़ा शेयर डाल सकते हो, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में ये थी, ठीक है। Why did Sayyid Ahmad Brilwi call for jihad to overthrow Sikh rule? मतलब why he started jihad movement? सबसे पहला रीजन मैं इसका बताता हूँ, दारुल हर्ब। At that time, the subcontinent was Darul Harb, where non-Muslim practices, un-Islamic practices were common. ठीक है, वहाँ पे dancing, gambling, adultery, ये सारे एग्जाम्पल दिया करो, एक्सप्लेन किया करो। और उलमास बेसिकली कहते हैं, स्कॉलर सेज टू माइग्रेट फ्रॉम सच एरियाज, क्योंकि यहाँ पे ईद प्रेयर्स और फ्राइडे प्रेयर्स जो है नहीं पढ़नी चाहिए, मतलब एक नापाक जगह है दारुल हर्ब। और दूसरा रीजन है रंजीत सिंह इन पंजाब। रंजीत सिंह पंजाब में जुल्म कर रहा था, रंजीत सिंह इन पंजाब बेसिकली, ठीक है। ही वाज अ सिख रूलर एंड ही बेसिकली बैंड अजान एंड पर्दा एंड इस्लामिक प्रैक्टिसेस कॉमन कर दी थी इस्लाम, और वहाँ पे इस्लामिक एजुकेशन ही बंद हो गई थी, अजान बैंड हो गया था, काउ स्लॉटरिंग बैन हो गई थी। सो फिर जो है वो, और दैट्स व्हाई सैयद अहमद बरेलवी स्टार्टेड टू फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इस्लाम, इस्लाम को प्रॉस्पर करने के लिए, डेवलप करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। फिर बाकी ही वांटेड टू एंड डिफिकल्टीज फेसिंग इस्लामिक सोसाइटी एंड ऑल, सारे अब बता दोगे। और वो चाहते पंजाब में एनडब्ल्यूएफपी में सिखों का जहाँ रूल है उसको खत्म किया जाए, मुसलमानों को आजाद किया जाए गुलामी से। तो व्हाई वाज ब्रिटिश एक्सपेंशन इंडिया, was British expansion in India the most important reason for the decline of Mughal Empire?
कि ब्रिटिश एक्सपेंशन का रीजन आ गया कि यहाँ पे ब्रिटिश एक्सपेंशन का मतलब है यहाँ पे आपको तकरीबन बैटल ऑफ प्लासे, बुक्सार, एनेक्सेशंस, ठीक है, शाह आलम टू सरेंडर्ड, शाह आलम टू सरेंडर्ड, जरूर बताना है इस सवाल में, क्योंकि सवाल कह रहा है कि ब्रिटिश एक्सपेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर का, तो बैटल ऑफ प्लासी भी रीजन है, बुक्सार भी रीजन है। आप इसमें एक्ट बता दो कि पिट्स इंडिया एक्ट भी आ जाएगा, पिट्स इंडिया एक्ट भी आ जाएगा, फिर बाकी रीजन भी आ जाएंगे। भाई मुगल एम्परर्स वर करप्ट, वो जो है बेसिकली एक्स्ट्रावेगेंट थे, दे वर लेस पावरफुल, दे गॉट वीकेंड, इन्वेडिंग फोर्सेस वाला पॉइंट जरूर लिखो, इसमें इन्वेडिंग फोर्सेस वाला पॉइंट जरूर आएगा, पर्शियन, नादिर शाह वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर सक्सेशन डिस्प्यूट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अच्छे रीजन लिखेंगे आप इसमें, ठीक है। सक्सेशन डिस्प्यूट का पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। अराइवल ऑफ ब्रिटिश का आ जाएगा कि भाई ट्रेड वगैरह करना था। फिर आप इसमें बता सकते हैं मनसबदारी सिस्टम, जो औरंगजेब की पॉलिसीज हैं, औरंगजेब पॉलिसीज फेल्ड, मनसबदारी सिस्टम फेल्ड है, औरंगजेब की जो पॉलिसीज हैं जिजिया वाली वो फेल हो गई क्योंकि मराठास ने दे केप्ट ऑन फाइटिंग विद देम। सो यू मस्ट मेक श्योर दैट यू राइट गुड पॉइंट्स एंड वैलिड पॉइंट्स, एंड देन शुरू हो जाते हैं वीक मिलिट्री वीक। तो आपको थोड़ा ख्याल करें इन चीजों का कि आपको फॉलो करना होगा, प्रॉपर अच्छे प्राइमरी रीजन लिखें, स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। तो वो जो रीजंस आपको सोच समझ के लिखना होगा। एग्जाम में बच्चों के जो नंबर कम आ रहे हैं वो लैक ऑफ प्लानिंग है, आप लोग प्लान नहीं कर रहे हो कि आपको कौन सा पॉइंट क्या लिखना है, बस आप लिखने जब बैठते हो तो सिर्फ आप पेज भर रहे होते हो। हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मेंटेलिटी यही है कि बस पेज भरने हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आप अच्छे पेज जरूर भरना है, बिल्कुल भरना है, लेंथ बनानी है, बट आप प्लान तो करो कि यार ये रीजन सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है। फॉर एग्जाम्पल इस सवाल में क्या है, इसमें आपको बैटल ऑफ प्लासे, बुक्सर, एनेक्सेशन, पिट्स इंडिया बताने के बाद आप बताओगे इन्वेडिंग फोर्सेस, पर्शियन, नादिर शाह, मराठास, बाजीराव वन, ठीक है, ठीक है। फिर आप बताओगे अहमद शाह अब्दाली दुरानी, बैटल ऑफ पानीपत 1761, बैटल ऑफ पानीपत 1761 जरूर बतानी है। उसके बाद आप बताओगे कि भाई मनसबदारी सिस्टम, जो औरंगजेब की पॉलिसीज हैं, जैसे जिजिया टैक्स वाली थी, मनसबदारी सिस्टम है, और इनके एक्स्ट्रा वेगेंस थे, तो ये सारे मसले हुए। तो आपको प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कि मुगल एम्पायर टिका, फिर शाह आलम टू जो था वो सरेंडर कर गया। इवन बहादुर शाह टू भी जो था, बहादुर शाह टू, और बहादुर शाह के जो तीन बेटे थे, मिर्जा मुगल, मिर्जा अबूबकर, मिर्जा सुल्तान, दे वर आल्सो मर्डर्ड बाय ब्रिटिश, ब्रिटिश ने उनके हेड्स कट ऑफ कर दिए थे। तो ये सारी बातें आप बता सकते हो इसमें। इन्होंने भी काफी पॉइंट एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। मराठास वाला पॉइंट आ गया, देखें कि बाजीराव वन के मराठास बेसिकली 25 ईयर्स से फाइटिंग कर रहे थे औरंगजेब के साथ, और एम्पायर वाज वेरी ह्यूज। ब्रिटिश सॉरी मुगल्स के पास वेपन्स नहीं थे, यूरोपियन वेपन्स नहीं थे, तो डेक्कन वॉर मराठा के साथ केप्ट ऑन फाइटिंग फाइटिंग। डेक्कन वॉर्स मतलब मराठास वाली वॉर्स हैं, तो वो लड़े। टैक्सेशन का मसला था, हाई टैक्सेस अपोज किए थे मराठास ने। हिंदू टेम्पल्स वगैरह औरंगजेब ने डिस्ट्रॉय किए थे, इस्लामिक पर्सन था, तो इस वजह से जो है ना हिंदूज ने इसके मुखालफत की। ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे इसने स्पेंड करे। ही इंट्रोड्यूस टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, जिजिया, जिजिया का जरूर बताना है। जिजिया बताओ तो मनसबदारी सिस्टम भी बताओ, जिजिया बताओ तो मनसबदारी सिस्टम भी बताओ, तो एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंक्ड होता है। Inshallah, I will keep a revision class, or you can say a workshop class for online students before the exam, one night before the exam, क्योंकि एग्जाम आपका पीएम में है, तो वी कैन हैव दैट, ठीक है। वो हम सेशन रख सकते हैं, मे बी मंडे को हिस्ट्री का होगा, और एंड देन फिर आगे जो है वो ज्योग्राफी से एक रात पहले हम ज्योग्राफी का भी कर लेंगे इंशाल्लाह। कल कोशिश करूंगा कि मैप्स वगैरह हम डिस्कस करें, ज्योग्राफी के जो मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, उसको रीड करना हमें आना चाहिए। बार बार बताता रहा हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको कल मैं मेक श्योर कर रहा हूँ कि कल मैं आपको डायग्राम्स वगैरह, मैप्स वगैरह, लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, ये सारी चीजें हम कल फिर से कर लें, एक रिवीजन हो जाएगा। लास्ट रिवीजन है कल, उसके बाद सिर्फ हम पासिबर्स करते रहेंगे इंशाल्लाह। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कम्युनल अवार्ड। अगर मैं होता तो मैं ये कम्युनल अवार्ड नहीं लिखता, मैं कहता हु वाज रामसे मैकडोनाल्ड, हु वाज सर प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड, व्हाट वाज कम्युनल अवार्ड। सो कम्युनल अवार्ड क्या था कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामसे मैकडोनाल्ड ने आफ्टर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बेसिकली कहा कि ही इज फ्रेंड ऑफ इंडिया, इन्होंने कहा था ही इज फ्रेंड ऑफ इंडियंस,
ही इज अ फ्रेंड ऑफ इंडियन है, इंडियन के दोस्त हैं, एंड इन्होंने सेपरेट इलेक्टेड की जो राइट्स हैं माइनॉरिटी के स्पेशली मुसलमानों के लिए इन्होंने एक्सेप्ट कर दिया था, अप्रूव कर दिया था, सेपरेट इलेक्टेड हमें मिल गए थे और हमें बेसिकली, लेकिन मुस्लिम्स ने भी इसको फिलहाल जो है वो अपोज किया था, लेकिन बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया था, मुस्लिम कम्युनिटी ने बाद में इसको एक्सेप्ट कर लिया था। कांग्रेस रिजेक्टेड बिकॉज कांग्रेस वांटेड सेल्फ रूल, कांग्रेस वांटेड ऑल सीट्स, डोमिनेंस चाहते थे, कांग्रेस वांटेड डोमिनेंस, डोमिनेंट गवर्नमेंट चाहते थे, दे वांट डोमिनियन स्टेटस कि सारा कुछ उनको मिल जाए, स्वराज चाहते थे, स्वराज, ठीक है। गांधी प्रोटेस्टेड बाय फास्टिंग, उसने भूख हड़ताल कर दी थी, ठीक है। तो इस वजह से कम्युनल अवार्ड जो था, गांधी वाज अगेन अरेस्टेड, एज यू नो कि गांधी was again arrested after second round table conference, Gandhi was again arrested, that's why he was not there in third one। गांधी बार बार जेल में चला जाता था, आपको मैंने बताया था। तो गांधी राउंड टेबल 1 में भी नहीं था, सिर्फ 2 में था और 3 में भी नहीं था, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, एक्सप्लेन हाउ ब्रिटिश रिएक्टेड टू हिंदू लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल 90। तो ब्रिटिश का रिएक्शन पूछ रहे हैं, ये इसमें हिंदुओं का नहीं बताना, सिर्फ ब्रिटिश की बात करनी कि ब्रिटिश को क्या नाराजगी हुई। ब्रिटिश जाहिर एंजॉय तो नहीं कर रहे होंगे प्रोटेस्ट। सो ऑफ कोर्स 1906 से 1908 तक बहुत सारा कुछ हुआ है। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या आ जाएगा, Hindu groups felt angry, या British were also have angry, they had a fierce reaction। So लिखा हुआ है कि British wanted to end all the demonstration, organizers were imprisoned, newspaper पे restrictions कर दी, ये हमारा identify the reasons आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं explain the reasons। रीजन एक्सप्लेन करेंगे कि ब्रिटिश का सबसे पहला रिएक्शन था, न्यूज़पेपर्स पे बैन हो गया था, न्यूज़पेपर्स वर बैन्ड कि नोबडी कैन टॉक अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते, यू विल बी अरेस्टेड, प्रोसिक्यूटेड एंड इम्प्रिजन्ड, कि आपको पनिशमेंट मिलेगी या पेनल्टीज पड़ेंगी, इम्प्रिजनमेंट होगा। और इसके खिलाफ प्रेस एक्ट आया था जिसमें न्यूज़पेपर एडिटर तिलक ऑफ पूना वाज सेंटेंस्ड टू 6 ईयर। इसने हिंदू लेड डेमोन्स्ट्रेशंस की थी, प्रोटेस्ट की थी, बैनर्स लिखे थे, इसने आर्टिकल्स लिखे थे न्यूज़पेपर में, स्टिल ब्रिटिश के खिलाफ लिख रहा था। तो तिलक वाज अरेस्टेड 6 साल के लिए अंदर कर दिया और ही फेस इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। फिर जो था कि बेसिकली लॉर्ड मिंटो वाइसराय वर्क विद जॉन मॉर्ले, तो इन्होंने और सोचा कि यार ये तो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटिश ने और फेयर चीज लेके आ गए 1909 मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। हालांकि देखें 1906 का सवाल है और 1908 लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ नॉलेज शो करने के लिए आप एक साल आगे चले गए। देखिए मेरी मार्क की स्कीम तो नहीं है, ये तो ब्रिटिश की है ना, एग्जामिनर की। अब आप बोलोगे कि यार ये तो 1906 लिखा हुआ है और यहाँ 1908 तक लिखा हुआ है, यहाँ बिटवीन नहीं लिखा हुआ। ये देखें, इट इज नॉट सिर्फ बिटवीन, इंग्लिश का मसला है आपका मसला है। देखो ये यहाँ बताया था पार्टीशन ऑफ बंगाल बिटवीन 1906 और 1908, बट ये बताया प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, बिटवीन में। लेकिन ब्रिटिश का रिएक्शन पूछ रहे हैं, अगर असल सवाल क्या है रिएक्शन, तो रिएक्शन में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी आप लिख सकते हो, सिर्फ 1906 और 1908 का नहीं लिखना। आप 1909 पे भी जा सकते हैं, छोटा मोटा आप उसका ओवरव्यू दे दें कि ब्रिटिश ने इतना फेयर्स करा कि उन्होंने मोर्ले मिंटो लिया है और इसमें 66 ग्रांट की, और इंडियंस को ओनली एडवाइस, इंडियंस क्या कर सकते थे, एडवाइस, तभी क्योंकि हमने स्वदेश मूवमेंट की थी उनके खिलाफ, तो उन्होंने भी कहा कि भाई इंडियंस को हम सिर्फ एडवाइस करने की परमिशन देंगे, इनको और कुछ नहीं देंगे। तो मोर्ले मिंटो बताओगे कि ये बताओगे कि यहाँ पे सिर्फ एडवाइस करने की पोजीशन थी। हालांकि सवाल में नहीं है 1909 का जिक्र, ये 1909 का नहीं पूछ रहे, लेकिन आपकी मार्क स्कीम्स है, ये मेरी थोड़ी है। मार्क स्कीम से जब पेपर चेक होते हैं तो इंटायरली डिफरेंट रिजल्ट आता है, इंटायरली डिफरेंट, क्योंकि आप लोगों की आदत ही नहीं बनी हुई है, स्कूलों ने कभी मार्क स्कीम चेक ही नहीं किया हुआ। जब हम चेक कर रहे हैं तो अब आप लोग परेशान हो रहे हो यार ये नंबर आ गए वो नंबर आ गए, तो आप लोग याद करो ना इसको, ये कहीं छुपी हुई तो नहीं है, कर ले गूगल कर ले, मार्क स्कीम आपको मिल जाएंगी। मार्क स्कीम याद करना आपकी जिम्मेदारी है, पढ़ाना हमारा काम है, ठीक है। तो आप लोग को मोर्ले मिंटो लिखना हुआ है, देखिए मोर्ले 1909 बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखें 1909, हालांकि यहाँ 1909 का जिक्र ही नहीं है, 1908 है। अब इसमें किसकी गलती है, ठीक है। तो आपको लिखना होगा, आपको सवाल समझना चाहिए कि ब्रिटिश रिएक्टेड, तो ब्रिटिश रिएक्टेड एंड दे बेसिकली इंट्रोड्यूस प्रेस एक्ट, दे बैंड ऑल द डेमोन्स्ट्रेशन, दे अरेस्टेड तिलक एंड ऑफ कोर्स मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी लाए थे। लेकिन से बताना होगा कि सिर्फ हमें एडवाइस ऑन दी, हमें लेस पावरफुल बनाया था, इंडियंस को लेस पावरफुल बनाया गया था। तो थोड़ी एक्स्ट्रा डिटेल डालना मसला नहीं है,
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने के लिए एक्स्ट्रा डिटेल्स डालनी होती हैं। यहां से हमें समझ में आया कि एग्जामिनर को एक्स्ट्रा डिटेल्स चाहिए, क्योंकि सवाल ही ऐसा नहीं है। देखिए मेरी मार्किंग स्कीम नहीं है, देखिए कैम्ब्रिज की है, इट इज नॉट माई मार्किंग स्कीम्स। लेकिन ये देखिए गलती भी नहीं है, इट इज नॉट अ मिस्टेक ऑल्सो। 1908 का सवाल है लेकिन 1909 का प्रॉपर लिखा हुआ है यहाँ पे। तो नॉलेज शो करनी है आपको। Was introduction of the Varda scheme the main reason why Congress rule 1937 to 39 were disliked by Muslim community? Give reasons. कि अब ये सवाल क्या कह रहा है कि क्या वर्दा स्कीम ही मसले मसाइल था, मुसलमानों मुस्लिम कम्युनिटी को क्या बुरा लगा, वो डिसलाइक। अब इसमें मिस्टेक क्या है, अब आप लोग क्या लिखोगे, मैं आपको फिर आप लोग बोलते हो नंबर नहीं आता। सुनिएगा मेरी बात, मैं आपको बोलता हूँ 99% स्टूडेंट्स ये लिखेंगे, फिर आप लोग बोलोगे मेरा स्टार नहीं आया, मेरे नंबर कम आए। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ कि मैं आपके दिल का हाल जानता हूँ कि 99% स्टूडेंट ने कहाँ से स्टार्ट करना है। सर वर्दा स्कीम आया था, ओके सर, वंदे मातरम आया था, लिख दिया सर, विद्या मंदिर स्कीम आई थी, लिख दिया सर, चले हमने डे ऑफ डिलीवरेंस भी लिख दिया। अब भी मैं आपको ए स्टार नहीं दूंगा, अब आपको बी या ए मिलेगा इस। अब जो बच्चे समझते हैं कि भाई वर्दा स्कीम आएगा, वंदे मातरम आएगा, ये चीज आएगी, इसमें मिसिंग क्या है, व्हाट इज मिसिंग, हु विल टेल मी इन द चैट ऑप्शन। इसमें मिसिंग क्या है, ए स्टार पर कैसे आएगा यार, मतलब यार ये सब लिख दिया, वंदे मातरम लिख दिया, वर्दा स्कीम लिख दिया, तो ए स्टार कैसे आएगा, बताइए ना। बता दी एट्रोसिटीज, बता दी ना हमने, ये टायरनी तो है और क्या है, ये क्या है, एट्रोसिटीज है और क्या है, जुल्म ही तो है और क्या है। लेकिन इसमें क्या मिसिंग है फिर भी, व्हाट इज मिसिंग हियर। यही फर्क है ए और बी में और ए स्टार में। फिर आप लोग समझो इस बात को, फिर भी आप समझते हो कि ए स्टार नहीं आ रहा भाई हमारा। अब देखें ना, सिर्फ कुछ बच्चे जवाब दे पा रहे हैं। लिखा हुआ है क्या वर्दा स्कीम ही रीजन था जिसकी वजह से इट वाज डिसलाइक बाय मुस्लिम कम्युनिटी। यहाँ गेम है, मुस्लिम कम्युनिटी। हमें क्या उनका वर्दा स्कीम पसंद नहीं आई, और भी चीज पसंद नहीं आई, और भी चीज हमें पसंद नहीं आई। सबसे पहले हमें पसंद क्या नहीं आया कि मुस्लिम्स लॉस्ट इन इलेक्शन। तो पसंद नहीं आएगा ना हमें, और क्या नहीं आएगा, हम एंजॉय थोड़ी कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स वी लॉस्ट। सबसे पहले मुस्लिम्स का फेलियर बताना है, इसको एक्सप्लेन करना होगा। ये नहीं कि एक लाइन में बता दिया, बता दो डिसयूनिटी थी हमारे यहाँ, बता दो मुस्लिम्स वर अफ्रेड, मुस्लिम अफ्रेड थे ऑफ हिंदू लैंडलॉर्ड्स, दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शंस, many Muslim did not participated in election। हम लोग लॉस कर गए। कम से कम 10 लाइनें लिखनी होंगी ये एक रीजन है। हम लोग डिसलाइक कर रहे थे अपनी हार गए हम लोग, बिकॉज हिंदूज वर मेजोरिटी, वो हमेशा ज्यादा होते थे। इसमें बताओगे कि हिंदूज वर इन्फ्लुएंशियल, हिंदुओं की बात भी बताओ, हमारी हार में हिंदुओं की अच्छाई भी बताओगे, वो पावरफुल थे, वो इन्फ्लुएंशियल थे, हम लोग उनको बीट नहीं कर पाए। और बताओ कि 109 सीट्स आउट ऑफ 492, लेकिन सर हमें याद थोड़ी होंगी, फिर हमें चाहिए ए स्टार, फिर हम रोएंगे कि हमें परेशानी हो रही है कि हमारा स्टार नहीं आया, हमारा ए नहीं आया, हमारे नंबर इतने कम आ गए, ओ माय गॉड आज तो जलजला ही आ गया है भाई, रिजल्ट क्या अनाउंस हुआ है, जलजला आ गया है। ये हाल अपने अपने गिरबान में जान के देखें आप लोग कि ये डेट, ये याद है आपको फिगर्स, ये फिगर याद थी आपको ईमानदारी से, ठीक है। तो इसी वजह से आपको परेशानियां हो रही हैं, जब आपकी लर्निंग नहीं है, जब मार्केट स्कीम चेक होगी, आप लोगों को परेशानी होगी। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, तो इसमें आपको इवन कांग्रेस जो जीत गया, ये भी तो हमें डिसलाइक था। कांग्रेस वॉन, जैसे आज जिस बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं वो डिसलाइक कर रहे हैं अच्छे बच्चों को, ऐसा भी होता है ना, जिनके नंबर कम आए हैं वो अच्छे बच्चों को डिसलाइक किया जा रहा है, भाई ये नंबर लिया है। मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ बच्चे खामोश होते हैं, साइलेंट अचीवर्स होते हैं, और वो एकदम बॉम्ब फटता है फिर। तो ये रियलिटी है, लाइफ की रियलिटी है कि हर बंदा डॉक्टर नहीं बनता, हर बंदा इंजीनियर नहीं बनता, हर बंदा लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, आपकी मेहनत चाहिए हर काम के लिए। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे, मेहनत कम है, मेहनत ज्यादा करनी है। अभी अगर ग्रेड आपके मुताबिक नहीं आया, मेहनत कम है, समझिए इस बात को।
कहें मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन नहीं हमारे यहाँ तो ये लेवल है सर, मैंने पेपर ऐसा किया था वैसा किया था, पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई आप नीचे आ जाएं जरा, हवाओं में नहीं उड़े कोई भी। गर्ल्स एंड बॉयज बोथ को बोल रहा हूँ कि आप लोग जरा नीचे आ जाएं प्लीज, हवाओं में नहीं उड़े, हवा में उड़ रहे हैं सब लोग। हर बच्चे को 70 आउट ऑफ 75 चाहिए, सबको फुल मार्क्स चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता भाई। जो आपने किया है वो रिजल्ट आपके सामने है, ठीक है। तो आपकी जो मेहनत है वो सामने आ जाएगी। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए किसी का ही मुझे, ठीक है। मेहनत करें, हसद नहीं करें, ठीक है। किसी को compete नहीं कर रहे कि ये इस बच्चे का क्यों आ गया, ये तो पूरे साल नहीं पढ़ता था सर, इसका रिजल्ट कैसे आ गया। तो भाई उसने मेहनत कर ली हुई है, वो मोटिवेटेड है, और आप ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। तो इन चीजों को समझें, ये जिंदगी के साथ है, इट्स नॉट जस्ट फॉर स्टडीज। जिंदगी में जितने भी इम्तिहानात आप देंगे, जितने भी इंटरव्यूज देंगे, ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले डूबेगा। कभी भी कामयाब नहीं हो सकता वो बंदा जो कहे कि यार मुझे सब आता है, और मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरी 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आएंगे मेरे। तो वो आप ख्वाब देखना बहुत आसान है, ख्वाब देखो, लेकिन वो ख्वाब देखो जो पॉसिबल हो, और जिसके लिए आप मेहनत कर सको, मेहनत भी की हो ना उतनी आपने, तो वो ख्वाब देखना सही भी है, डिजर्विंग हो। तो इंशाल्लाह अभी भी टाइम है, मेहनत करें, और ज्यादा आप लोग आगे जा सकते हो। मेहनत करें, मोटिवेटेड रहें, अच्छी बात है। देखें जो चेकिंग हुई है बहुत सीआई एग्जामिनर के मुताबिक हुई है, मार्क स्कीम के अकॉर्डिंग हुई है। तो कहीं ना कहीं मार्क स्कीम के रीजन मिसिंग हैं, कुछ और पॉइंट्स ऐड ऑन करने की जरूरत है, अपनी राइटिंग्स इंप्रूव करने की जरूरत है। बहुत अनटाइडी राइटिंग है, एग्जामिनर को मुश्किल अगर होगी आपकी राइटिंग पढ़ने में, ये भी एक मसला आता है कि उसको जब अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा वो, तो वो आपको नंबर कैसे देगा। ए स्टार बच्चों की कॉपियां नीट होती हैं, क्लीन होती हैं, टाइडी होती हैं, ठीक है। नीट काम होता है, ऑर्गेनाइज्ड काम होता है। ए स्टार ऐसे थोड़ी मिलता है यार कि बस मुंह उठा के पेपर करके आ गया और सुबह अगले दिन रिजल्ट आया तो पता चला भाई ए स्टार आ गया। ऐसे नहीं होता, उसके लिए एक जद्दोजहद होती है पूरी, ठीक है। ऑनलाइन वालों का रिजल्ट इंशाल्लाह मैं सून चेक करके इंशाल्लाह जस्ट अपलोड कर दूंगा, डो नॉट वरी। तो इसमें आपको इलेक्शंस का भरपूर बताना है, इलेक्शंस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम, दोनों के रिएक्शन, कि हिंदू खुश थे और मुसलमान नाराज थे। प्रॉपर बताना है, हम लोग खुश नहीं थे, इन्होंने 8 प्रोविंसेस में बनाई थी गवर्नमेंट, अब ये भी लिखोगे। फिर बताना है कि वर्धा स्कीम हिंदी एजुकेशन स्कीम थी, कॉटन स्पिनिंग और वेविंग सिखाई जा रही थी, गांधी के आइडियाज थे, गांधी जो है वो हिंदी एजुकेशन ला रहा था, हिंदू कल्चर ला रहा था, हिंदू इन्फ्लुएंसेस ला रहा था। ये सारी चीजें आप लोग बताओगे, ठीक है। फिर वंदे मातरम बताओगे, हिंदू नेशनल सॉन्ग था टू एक्सपेल मुस्लिम्स आउट ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये सारी बातें बताओगे। फिर आप बताओगे विद्या मंदिर के मंदिर को प्रमोट किया जा रहा था, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था, ब्रेक किया जा रहा था, फायर, और जो दो मुस्लिम्स हु बेसिकली कंप्लेन्स आल्सो, उनके जो है वो घरों को आग लगा दी जाएगी। बहुत मतलब इवन ब्रिटिश ने भी ये कहा कि यार बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज हो गई हैं। ब्रिटिश भी गवाह था, ब्रिटिश ने भी गवाही दी कि भाई वाकई हिंदू बहुत जुल्म कर रहे हैं। एंड इट वाज नॉट, याद रखिएगा, इट वाज नॉट अ कांग्रेस पॉलिसी। अगर आपने लिख दिया ना कि कांग्रेस कर रही थी, रॉन्ग, फिर आप बोलते हो ए स्टार नहीं आ रहा। नॉट अ कांग्रेस, विद्या मंदिर वर्धा स्कीम वाज नॉट अ कांग्रेस पॉलिसी, इट वाज अ हिंदू पीपल्स थिंगी। तो ये हिंदू पीपल ने स्टार्ट की थी, हिंदू लैंडलॉर्ड्स ने स्टार्ट की थी, ये हिंदुओं ने स्टार्ट की थी, नॉट कांग्रेस। कांग्रेस की पॉलिसी नहीं थी, बट दे वर एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। फिर डे ऑफ डिलीवरेंस आ जाएगा 1939, क्योंकि डेट है 1939। अब जिसको डेट नहीं पता वो डे ऑफ डिलीवरेंस नहीं बताएगा, जिसमें वर्ल्ड वॉर टू की वजह से जर्मनी एंड ब्रिटेन वाज ऑन द वॉर। सो ब्रिटिश वांटेड सपोर्ट ऑफ गांधी, हिंदुओं की सपोर्ट चाहता था, बट गांधी रिफ्यूज टू हेल्प ब्रिटिश, एंड गांधी रिजाइन फ्रॉम 8 प्रोविंसेस। कांग्रेस रिजाइन, कांग्रेस ने एंड गांधी ने रिजाइन कर दिया फ्रॉम 8 प्रोविंसेस, साइमल्टेनियसली रिजिग्नेशन हो गए। और इस वजह से जो है वो डे ऑफ डिलीवरेंस, जिन्होंने कहा कॉल फॉर सेलिब्रेशन, डे ऑफ डिलीवरेंस इज अ कॉल ऑफ सेलिब्रेशन, कि हम सेलिब्रेट करेंगे, कि हम सेलिब्रेट करेंगे अपनी जीत, अपनी कामयाबी। तो जिन्होंने ने कहा था डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है। इसमें ऑगस्ट ऑफर भी बता सकते हो, इसमें ऑगस्ट ऑफर ही बताना चाहो तो बता सकते हो, अगर और डिस्टिंक्टिव डिटेल देनी है तो बता दो। लॉर्ड लिनलिथगो जो थे, उन्होंने ऑफर दी थी गांधी को, कांग्रेस को, टू हेल्प देम इन द वॉर, और उसके उसके अगेंस्ट में गांधी जो है वो गिव अप कर दे अपनी इंडिपेंडेंस की बात, सारा कुछ, और उसको फिर हम बाद में जो है वो गांधी को हम डोमिनेंट स्टेटस देंगे। ऑफर आई थी कि गांधी को, हिंदुओं को डोमिनेंट स्टेटस मिलेगी, लेकिन गांधी ने रिफ्यूज कर दिया और रिजाइन कर दिया था। तो ऑगस्ट ऑफर भी इसमें आप बता सकते हो। अब ये ऑगस्ट ऑफर आप लोग आप भूल रहे थे, फिर भी अगर आप स्टार का ख्वाब देख रहे हो तो फिर वो ख्वाब है,
कुछ चीजें देखो सिर्फ ख्वाब होती हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि ख्वाब की ताबीर हो, ख्वाब को आगे बढ़ाएं। ये पॉइंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपका स्टार मैं चाहता हूँ, मेरी तो विश है आप लोगों का स्टार देखना। मुझसे ज्यादा कोई चाहता होगा कि स्टार, आपके पेरेंट्स भी एक तरफ, मैं चाहता हूँ आपका स्टार आए यार। मुझे तकलीफ है आपके रिजल्ट की, आपको क्या तकलीफ होगी? मुझे तकलीफ है, मैंने बार बार रिवाइज कराया है, मैंने बार बार आपको पॉइंट्स बताए, एक एक बात बताई है। मुझे इशू है भाई, मुझे आपका स्टार चाहिए, आपसे ज्यादा मुझे आपकी परवाह है। क्या भाई मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट क्यों नहीं अच्छा आ रहा? आप लोग क्यों नहीं लर्निंग कर रहे? आप लोग क्यों कोई पॉइंट मिस कर रहे हो? ठीक है, ठीक है जी। 40 में हल्का सा शेडो दे सकते हैं ऑगस्ट ऑफर का, जरूरी नहीं है कि आप लिखो, लेकिन शेडो कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप बता सकते, नॉलेज शो ऑफ कर सकते हो। डिस्क्राइब रेफ्यूजी क्राइसिस। अब इसकी जगह एक और सवाल आ सकता है, माइनॉरिटीज पैक्ट। व्हाट वाज माइनॉरिटीज पैक्ट? पहले हम माइनॉरिटीज पैक्ट की बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नेहरू एंड लियाकत अली खान मेट एंड इन्होंने डिसाइड किया आफ्टर द पार्टीशन कि हम फ्री वीजा सिस्टम लाएंगे, फ्री वीजा सिस्टम लाएंगे जिसमें रेफ्यूजी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए वी कैन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वीजा सिस्टम होगा, इंडिया से पाकिस्तान जो रेफ्यूजीज रह गए हैं, ठीक है, उनको इंडिया से पाकिस्तान या पाकिस्तान से इंडिया, तो उनको प्रोटोकॉल मिलेगी, उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, माइनॉरिटीज प्रोटेक्ट होंगे, प्रोटेक्शन दी जाएगी, उन पे कोई एट्रोसिटीज नहीं होंगी, जुल्म नहीं होगा, ज्यादती नहीं होगी, ठीक है। दे विल बी फ्री टू मूव फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान या पाकिस्तान, दे विल बी फ्री। तो फॉर गुड रिलेशन, ये गुड रिलेशंस था इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, गुड रिलेशंस के लिए हमने ये रखा था। तो इंडिया पाकिस्तान की जो रिलेशन है उसमें भी ये सिस्टम आ जाएगा। लियाकत नेहरू पैक्ट भी कहते हैं इसको, माइनॉरिटी पैक्ट। ये सोल्यूशन था रेफ्यूजी क्राइसिस को हल करने के लिए, लियाकत अली खान ने इसको सोल्यूशंस के तौर पे ये आप ले सकते हो, दीज आर सोल्यूशन। अब रेफ्यूजी क्राइसिस क्या थे? बिकॉज इसको स्टार्ट करोगे बिकॉज ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे, इसको स्टार्ट ही करोगे बिकॉज ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे। 4,000 इंडियंस वर किल्ड, कम्युनल वायलेंस स्टार्ट हो गई। इसमें अगर आपने कम्युनल वायलेंस का वर्ड यूज नहीं किया, कम्युनिटीज फाइट कर रही थी, मतलब कम्युनल वायलेंस, अगर इस सवाल में कम्युनल वायलेंस का नहीं बताया तो फिर किस बात का रेफ्यूजी क्राइसिस, किस बात का, किस बात का? एग्जाम में कहेगा मैं क्या करूं भाई, अगर क्राइसिस हो रहे हैं, रेफ्यूजी का मसला, तो हम क्या करें? कम्युनल वायलेंस का मसला था। हिंदू, मुस्लिम्स, सिख, दे वर ऑल फाइटिंग विद ईच अदर। हिंदू मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान हिंदू को मार रहा है, काउ स्लॉटरिंग का मसला है। 4,000 पीपल वर किल्ड। यहां से बात स्टार्ट करोगे। उसके बाद जो है जब पार्टीशन हुई, जब 3 जून प्लान आया, पार्टीशन अनाउंस हुई, तो लोगों ने बेसिकली माई कराची रिसीव 2 मिलियन रेफ्यूजी। फिर आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर नहीं लिखते हो, आपको 2 मिलियन का मतलब भी नहीं पता। 2 मिलियन का मतलब क्या है? 20 लाख लोग सिर्फ कराची आए, तो दे डिड नॉट हैव, तो उसको एक्सप्लेन करोगे। 2 मिलियन रेफ्यूजी तो क्या, दे डिड नॉट हैव, they did not have accommodation, shelter नहीं था, फूड नहीं था, नो फूड। तो एक्सप्लेन करेंगे ना इसको, सिर्फ ये छापना जरूरी थोड़ी है, एक्सप्लेन इट, ठीक है। रिस्पॉन्स दें, लिखा हुआ है, अगर कोई एविडेंस नहीं देंगे तो आपको 0 मिलेगा। लिखा हुआ है ना आपके सामने, नो एविडेंस सबमिटेड, 0। सब कुछ तो लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपके सामने, ठीक है। 1 मार्क फॉर ईच रेलिवेंट पॉइंट, क्या लिखा हुआ है? 1 मार्क। एक पॉइंट बताया उसको एक्सप्लेन किया, एक पॉइंट बताया उसको एक्सप्लेन। लेकिन हम तो लिखते ही 4 पॉइंट है माशाल्लाह से। पॉइंट का मकसद होता है कि पॉइंट लिखें और उसको हल्का सा एक्सप्लेन कर दें। 1 नंबर 2 इसी तरह करें, पॉइंट लिखें एक्सप्लेन करें, पॉइंट लिखें एक्सप्लेन करें। नहीं, हमसे थोड़ी हो गई है, फिर हमें 4 में से 4 नंबर चाहिए। एक पॉइंट है कि भाई कराची रिसीव 2 मिलियन रिफ्यूजीज, तो बताएं फूड शेल्टर नहीं था। 20 मिलियन पीपल वर मेड होमलेस, तो बताओ कि नो रिसोर्सेज, वी हैड नो रिसोर्सेज। कहां से लाएंगे भाई पैसा इतना? 1 मिलियन पीपल हैव बीन किल्ड इन माइग्रेशन और अटैक्स। ये देखें 1 मिलियन, 10 लाख लोग तो मर ही गए बेचारे। 10 मिलियन पीपल वर इन्वॉल्व, इतनी सारी फिगर्स हैं इसमें। मुस्लिम मूविंग टू पाकिस्तान, बाउंड्री अवार्ड वाज अ बिग ट्रबल आल्सो। बाउंड्री रेड क्लिफ अवार्ड भी एक ट्रबल था। फिरोजपुर के मुसलमान, गुरदासपुर के मुसलमान कहाँ आ गए बेचारे? पाकिस्तान आना पड़ा, इंडिया छोड़ना पड़ा। हैदराबाद से मुसलमान कहाँ आ गए? पाकिस्तान आ गए। तो बेचारे वल्नरेबल अटैक्स हो रहे हैं ऑन द रिलीजन,
ठीक है, तो ये सारी बातें हैं, अपने एक्सप्लेन किया करें, एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इम्प्रूवमेंट की स्पेस हम सब में है। हर बच्चा जो इवन 71 लाया है या 74 लाया है, उन सब में इम्प्रूवमेंट की स्पेस बिल्कुल है, इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, इम्प्रूवमेंट की बहुत स्पेस है। 4B, why did educational reform become such an important issue between 1947 to 1999? बड़ा प्यारा सवाल है। इसमें एजुकेशनल के अलावा मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म वाला भी कराऊंगा। इसमें एक और सवाल बनता है विच इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तो मैं पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म समझा दूं। इसमें अगर सवाल आता है 47 से 1999 तक जो जो रिफॉर्म्स आए, जो जो कॉन्स्टिट्यूशन आए, बताओ। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949, और इसमें सबसे पहले ये लिखोगे 1947 में कि देयर वाज नो लॉ, हमारे पास लॉ नहीं था, हमारा ब्रिटिश का गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था। तो ये पॉइंट भी तो आप लोग मिस कर जाते हो कि ये भी तो बताओ कि हमारे पास एक्ट नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ एक्ट था, ब्रिटिश एक्ट था जो 1935 में आया था। सो वी वर यूजिंग 1935 गवर्नमेंट इंडिया एक्ट। तो इस सवाल को स्टार्ट करोगे 1947 से कि 1935 का जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था वो हम यूज कर रहे थे, जिसमें क्या थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी। क्या थी? कॉन्स्टिट्यूंट। सिर्फ एक इदारा था हमारे पास, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली था हमारे पास, और कुछ भी नहीं था। ठीक है, और इसमें कौन होते थे? गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल्स। तभी तो जिना भी गवर्नर जनरल बने थे। गवर्नर जनरल जिना क्यों बने थे? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। फिर 1948 में हम प्रोडा बता सकते हैं, थोड़ा सा प्रोडा बता देंगे, बिल्कुल, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट, के जो करप्शन करेगा उनको निकाल दिया जाएगा। 1949 में हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बता सकते हैं। ठीक है, 1951 से 55 कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस रहे हैं। नाउ व्हाट आर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस? के गुलाम मोहम्मद हु वाज द गवर्नर जनरल और प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा, इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। मोहम्मद अली बोगरा लिमिटेड द पावर्स ऑफ गुलाम मोहम्मद, क्योंकि उनके दौर में फूड शॉर्टेजेस थे, डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। बिकॉज ऑफ गुलाम मोहम्मद देयर वाज अ डिले इन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बताना है कॉन्स्टिट्यूशन के अगर मसले आ रहे हैं तो बताना है, ये सक्सेस एंड फेलियर्स की बात कर रहे हैं हम, सब कुछ बताना है साथ साथ टाइम लाइन के जरिए कि गुलाम मोहम्मद के पावर्स को कट डाउन किया एंड ही चोज अ न्यू कैबिनेट एंड ही डिक्लेयर्ड इमरजेंसी आल्सो। मतलब हमारे मुल्क में कानून नहीं बना लेकिन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई, और मेजर जो है बेसिकली सिकंदर मिर्जा को पावर दी गई है, वो आर्मी कंट्रोल करता था, हमारा इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। और फिर नई कैबिनेट चूज की गई जिसमें मोहम्मद अली बोगरा को फिर से अपॉइंट किया गया था प्राइम मिनिस्टर, और फिर बाद में गुलाम मोहम्मद रिजाइन, ही फेल सिक एंड ही रिजाइन। तो उसके बाद आप बताओगे। फिर आज 1955 वन यूनिट पॉलिसी, थोड़ा थोड़ा सब बता दें। 1958 से बता दें वन यूनिट पॉलिसी। 55 से 58 में क्या हुआ था? सिकंदर मिर्जा के दौर में वन यूनिट पॉलिसी आई थी। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन आया था जिसमें प्रेसिडेंट हेड था, 56 वाले में प्रेसिडेंट हेड था। ठीक है, उसके पास सारे चार्जेस थे, प्राइम मिनिस्टर था उसमें। ठीक है, ये वाली बात आ जाएगी। फिर 62 में 1959 में बीडी सिस्टम आ गया था, बीडी बेसिक डेमोक्रेसी, जिसमें प्रेसिडेंट बनाया था यूब खान को। फिर 1962 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशन आया था जिसमें प्रेसिडेंट को हेड बनाया था, और देयर वाज नो प्राइम मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं था। और इसमें बेसिकली हमारी नेशनल असेंबली होगी, प्रोविंशियल असेंबली होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस में आ सकता है। फिर आपके 1973 में भुट्टो लाया था कॉन्स्टिट्यूशन, ये आ जाएगा कि इसमें प्राइम मिनिस्टर को हेड बनाया था, उसके नीचे प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट के नीचे जो है वो कैबिनेट होगी, कैबिनेट के नीचे जो है वो हमारा प्रोविंशियल असेंबली होगी, नेशनल असेंबली होगी, सेनेट होगा। सिर्फ उर्दू लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई गई थी 73 कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये आपको याद होना चाहिए। नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर, नंबर 2 प्रेसिडेंट, नंबर 3 कैबिनेट, नंबर 4 पीए, 5 6 ये सारे इदारे होंगे। इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान कहलाया था, इस्लामिक कंट्री होगा। ह्यूमन राइट्स इसमें दिए थे, इसमें ह्यूमन राइट्स दिए गए थे, इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया था। इतनी सारी बातें आप बताओ। फिर आएगा ना स्टार, कितनी सारी बातें बतानी होती हैं। देखिए माइनर डिटेल्स, प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसके बाद क्या हुआ था? जियाउल हक जो है वो आर्टिकल 48 लेके आया था। जियाउल हक आर्टिकल 48, जिसको आप 8 अमेंडमेंट भी कहते हो, कि जो अमेंडमेंट आई थी वो 8वीं थी। लॉ का क्लॉज कौन सा है? आर्टिकल 48 था। 73 का कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें अमेंडमेंट्स हो रही थी, जिसमें प्रेसिडेंट को फिर से हेड बना दिया गया। 8 अमेंडमेंट क्या थी? कि प्रेसिडेंट विल बी द हेड। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर्स होंगी? गवर्नमेंट को वो डिसमिस कर सकता है, वो कोर्ट्स में चीफ जस्टिस को भी ला सकता है, वो आर्मी का जो चीफ है, आर्मी को भी हायर कर सकता है। ठीक है, वो
मतलब वो डिसमिस भी कर सकता है गवर्नमेंट को, वो लॉ भी कोई पास कर सकता है, वो जो भी करेगा वो लीगल होगा। तो ज़िया-उल हक ने अपने आप को पावरफुल बनाया था। तो 8 अमेंडमेंट का मतलब है प्रेसिडेंट गॉट ऑल द पावर्स। आर्टिकल 48 टू बी, बिल्कुल सही बात है ईमान। सो ये 8 अमेंडमेंट थी हमारी, इसको आर्टिकल 48 भी कहते हैं, 8 अमेंडमेंट भी कहते हैं। तो ये अमेंडमेंट थी जिसमें ये सारी बातें बताओगे। उसके बाद अब आ जाएं 8 अमेंडमेंट को बाद में 1990, इसके बात करेंगे 96 की बात है, नवाज शरीफ के दौर में 8 अमेंडमेंट की जगह 8 अमेंडमेंट था, प्रेसिडेंट के पास पावर्स थी और वो सारी पावर्स अब प्राइम मिनिस्टर के पास आ गई। प्राइम मिनिस्टर पावर रिवोक कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर कैन रिवोक द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। 13 अमेंडमेंट क्या है? व्हाट इज 13 अमेंडमेंट? इन विच प्राइम मिनिस्टर कैन रिवोक द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्राइम मिनिस्टर के पास सारी पावर्स आ जाएंगी गवर्नमेंट की। आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी रख सकते हैं ये। कोर्ट्स को भी बना सकते हैं, कोर्ट का भी चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का इसको डिसमिस भी कर सकते हैं। आर्मी भी इनके पास है। तो जो पावर्स प्रेसिडेंट के पास थी वो प्राइम मिनिस्टर के पास हो गई, प्राइम मिनिस्टर के पास हो गई। ठीक है जी गाइस, जो एलीट में जो मेरे कैंपसेस में है, कैंपस से आपको रिजल्ट मिल जाएगा फ्रॉम फ्राइडे। जितने भी मेरे स्टूडेंट जो कैंपस वाले हैं, गुलशन, बादराबाद, डिफेंस, ठीक है, वो जितने भी स्टूडेंट्स मेरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट कैंपस वाले हैं उनको कैंपस से ही मिलेगा। जो आउटसाइडर्स हैं उनको फिर डिफरेंट सेंटर वगैरह से मिलेगा, जेडीएम से मिलेगा, बादराबाद या डिफेंस, जो भी आपको करीब पड़ेगा। फिर ये वाली आपकी फिर आ जाए आपको 15 अमेंडमेंट। 15 ये मैं 14 मार्क के लिए हो जाएगा, इतना सारा मैं बता रहा हूँ तो 14 मार्क के लिए हो जाएगा, 7 मार्क का था लेकिन मैं 14 मार्क के लिए आपको सारा बता रहा हूँ। 15 अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि सुप्रीम लॉ बन गया था। सुप्रीम लॉ कौन सा होगा? शरीयत लॉ, शरीयत बिल के कुरान एंड सुन्ना। कुरान एंड सुन्ना मतलब नवाज शरीफ जो है वो चोरी कर कर, करप्शन कर कर क्या बोलता था कि कुरान एंड सुन्ना सुप्रीम लॉ है, जस्ट टू गेन हिज पावर, जस्ट टू बेटर हिज इमेज। ठीक है, तो 15 अमेंडमेंट्स है हमारे यहाँ पे, 15 अमेंडमेंट है। और फिर 1999 में बताओगे कि अगेन मार्शल लॉ आ गया, गवर्नमेंट डिसमिस हो गई और मुशर्रफ ने टेक ओवर कर लिया बिकॉज नवाज शरीफ ने जनरल करामत को भी रिमूव किया, सज्जाद अली शाह जो चीफ जस्टिस थे उनको भी रिमूव किया, गवर्नमेंट भी अपनी बना ली। दैट्स व्हाई मुशर्रफ टुक ओवर। अब इस सवाल में आ जाए, जो हमारा सवाल था एजुकेशन के लिए क्या क्या हुआ। तो एजुकेशन ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन बता दें कि एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, फलाना फलाना जो भी है इन्होंने दिया हुआ है। तो बताओगे एजुकेशन का जो काम स्टार्ट हुआ वो तकरीबन सिकंदर मिर्जा से हुआ। सिकंदर मिर्जा ने स्कूल्स वगैरह पे काम किया, एजुकेशन में काम किया, नॉट अ लॉट बट लिटिल बिट। सिकंदर मिर्जा ने बहुत कम काम किया, मॉडर्नाइजेशन में ही आ जाएगा ये। तो मॉडर्नाइजेशन लाया तो वो थोड़ा एजुकेशन को बता सकते हैं, लेकिन असल काम किया अयूब खान ने। नए स्कूल खोले, नए कॉलेजेस खोले, नए करिकुलम किया। भुट्टो ने जो है प्राइमरी एजुकेशन जो है कंपलसरी की थी, सिंधी लैंग्वेज लेके आया था भुट्टो। भुट्टो ने भी एजुकेशन में 13% फंड्स बढ़ाए थे, लेकिन लिटरेसी रेट 1% भी नहीं राइज हुआ था। भुट्टो को बता देंगे। ज़िया-उल हक हुदूद ऑर्डिनेंस, पूरा हुदूद ऑर्डिनेंस लिखना होगा आपको। ये एजुकेशन ही है ना, और क्या है। हुदूद ऑर्डिनेंस में बेसिकली इस्लामिक तालीम आ गई, इस्लामिक तालीम आ जाएगी, इस्लामिक एजुकेशन आई थी, अरेबिक लैंग्वेज आ गई थी, अरेबिक कोर्स आ गए थे, पीटीवी आ गई थी, तो पाकिस्तान स्टडी इस्लामियत कंपलसरी हो गई थी। ठीक है, उर्दू कंपलसरी है पढ़ना। तो ये सारी इस्लामिक एजुकेशन वाला मदरसा में एजुकेशन, मदरसा की तालीम जो है वो ज़िया-उल हक के दौर से आई है। मदरसास खुले थे, शिया मुस्लिम्स ने अपोज किया था, तो ये भी बताओगे। सारा मदरसा आ गए थे। तो फिर जो है आप कहते हैं वो बेनजीर के दौर में जो हुआ था, बेनजीर चाहती थी कि वुमेन के लिए स्कूल्स हों, वुमेन के लिए स्कूल्स खोलना चाहती थी। शी प्लान्ड ओनली, खोले नहीं थे, शी प्लान्ड, प्लानिंग की थी। बेनजीर ऑलवेज प्लान, ठीक है, बेनजीर तक लिखोगे, ये जो पढ़ाई लिखाई के मामला हैं वो बेनजीर तक लिखोगे क्योंकि उसने सिर्फ प्लान किया था। मतलब वी कुड नॉट डू मच इन एजुकेशन बिकॉज हमारी इकोनॉमी डाउन थी। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इकोनॉमी हमारी डाउन थी जिसकी वजह से हम लोग ज्यादा काम नहीं कर सकते। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड जुल्फिकार अली भुट्टो हैव मोस्ट सक्सेस। अब ये सक्सेस पूछा है, फेलियर्स भी बतानी है, 14 मार्क का सवाल है भाई, फेलियर्स भी बतानी है आपको। आप अपने अपने फॉर्मेट से नहीं भटके। उन्होंने कहा हैव मोस्ट सक्सेस, लेकिन इसमें से तो बहुत सारी चीजें फेलियर्स हैं। हेल्थ रिफॉर्म फेलियर बन गया था, ब्रांडेड मेडिसिन वगैरह, बताऊंगा मैं आपको सारी बातें। तो आपको अपना काम पूरा करना है कि आप 3 से 4 सक्सेस बताओगे, आप 3 से 4 फेलियर्स बताओ। आपको अपना काम पूरा करना है। सवाल आपको बोलेगा मैं भाई सक्सेस बताओ, आप फेलियर्स भी बताओगे।
सवाल जैसे ज्योग्राफी में पूछते हैं सोल्यूशन बताओ, आप प्रॉब्लम भी बताओ, प्रॉब्लम बताओगे तो उसके हल है ना, ठीक है। तो अब इसमें आ जाए कि भाई क्या तीन बातें हैं। रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स लाया था 73 का कॉन्स्टिट्यूशन, सक्सेस है, सक्सेसफुल है, बिल्कुल सही है भाई, रिफॉर्म लाया था। ही कंट्रोल्ड आर्मी, सक्सेस है, बिल्कुल बिल्कुल सही है, सही है, ये भी आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉपर बताना है यहाँ पे। अच्छा रिफॉर्म, ये जो रिफॉर्म्स है ये बेसिक अलग डिफरेंट रिफॉर्म्स हैं। ये नेशनलाइजेशन का आ जाएगा, नेशनलाइजेशन पॉलिसी, नेशनलाइजेशन पॉलिसी का मतलब है ये फेलियर था, नेशनलाइजेशन फेलियर थी, ठीक है। इसने गवर्नमेंट जॉब दी सिंधियों को, जो फेवरेटिज्म किया था, फेलियर है। करप्ट हुकूमत थी, करप्शन था, फेलियर है। एफएसएफ लाया था, फेलियर है। मर्डर्स थे, अहमद रजा कसूरी का बताओगे, ठीक है, फेलियर्स था, ठीक है। और इसने एग्रीकल्चर रिफॉर्म लाया था। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो था वो सक्सेस ही कहेंगे क्योंकि पुअर फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया था। व्हाट वाज सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर? टू प्रोटेक्ट पुअर फार्मर्स फ्रॉम द हार्श ट्रीटमेंट ऑफ रिच लैंडलॉर्ड्स या द ऑप्रेसिव लैंडलॉर्ड जो होते हैं उनसे, टू गेट रिड ऑफ देम। एंड ही बेसिकली प्रोवाइडेड लोन्स टू द पुअर फार्मर्स जो रेंटेड फार्म्स पे हैं, उनको बेसिकली उसने लोन दिए थे प्रोटेक्शन के लिए। और इसने लॉ लाया था कि 500 एकड़ इरिगेटेड होगा, 1000 अनइरिगेटेड होगा। तो ये सारी बातें आप रिफॉर्म्स भरपूर तरीके से, मतलब सारे ही सवाल हो गया ना इसमें। तो ये देखें पूछा तीन है लेकिन रिफॉर्म में आ जाएगा, नेशनलाइजेशन भी आ जाएगा, एग्रीकल्चर भी आ जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स भी लाया, सारा कुछ तो इसमें आ रहा है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में 1973 का बता दें कि प्राइम मिनिस्टर वाज हेड, प्रेसिडेंट ये था। एजुकेशन में बता दें कि इसने 13% फंड्स इंक्रीज किए थे, लेकिन 1% भी लिटरेसी रेट नहीं हुआ था, फेलियर था ये भी। तो बताएंगे कि फेलियर जब हो रहा है तो फेलियर का वर्ड यूज करो कि ये फेलियर था। सक्सेस है तो सक्सेस बताओ, एग्जामिनर को बताया करो कि मैं ये सक्सेस लिखने जा रहा हूँ, ये मैं फेलियर लिखने जा रहा हूँ। भले आप सक्सेस फेलियर साथ लिखो, सक्सेस फेलियर अलग लिखो, आपकी मर्जी है, लेकिन लिखा करो कि मैं हाउएवर द फेलियर्स वर, हाउएवर द सक्सेस आर। बताया करो कि सक्सेस लिख रहे हो तो सक्सेस बोलो, उसको कोई वही नहीं आएगी कि वो पता चलेगा ये सक्सेस लिखा हुआ है ये फेलियर लिखा हुआ है, उसको समझाया करो। एग्जामिनर वो बंदा है जिसको कुछ समझ नहीं आएगी, समझो एक बच्चा ऐसा है या ऐसा स्टूडेंट है आपका जिसको समझ नहीं आएगी, उसको आपको समझाना है, उसको आप डिलीवर करना है कि यार मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल उसको समझ में आ जाए, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मेरी इंग्लिश बेहतर हो, मेरी एक्सप्लेनेशन बहुत क्लियर हो। तो ये लिखना तो सारा ही है, ठीक है। अब इसमें आप लोग बोलोगे साहब क्या मैं पॉइंट्स लिखूं? पॉइंट्स, नो पॉइंट्स गाइस, यू डोंट हैव टू राइट इन पॉइंट्स। इन्होंने आपसे गेम की हुई है, क्या लिखा हुआ है एंड में? एक्सप्लेन योर आंसर विद रेफरेंस टू ऑल ऑफ देम। यहाँ पॉइंट्स बताते हैं और एंड में लिखते हैं सारा एक्सप्लेन करो। आपको पैराग्राफ्स ही बनाने, आप पॉइंट्स नहीं बनाओगे, आप पैराग्राफ्स बनाओगे हर चीज का। इसमें भी 7-8 पैराग्राफ बनाओगे आप, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रिफॉर्म, रिफॉर्म तो बहुत सारे हैं, नेशनलाइजेशन भी है, एग्रीकल्चर भी है, बहुत सारे हैं, वो भी लिखो। इन्होंने तो यहाँ 2-3 बातें आपको हाईलाइट कर दी हैं, ठीक है। तो बी अच्छा, फिर हेल्थ रिफॉर्म्स में आ जाएगा कि इन्होंने बेसिकली डॉक्टर्स को ट्रेनिंग्स दी, नर्सेस को ट्रेनिंग्स दी, इन्होंने कैंप्स लगाए, डिफरेंट जगहों पे कैंप्स किए, बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाए और रूरल हेल्थ सेंटर्स बनाए। बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो हर 20,000 लोगों का इलाज करेगा और ये 60,000 लोगों का इलाज होगा। ये आर्मी के जो डॉक्टर्स थे वो रन करते थे, ज्यादातर उनके ड्यूटीज लगती थी। जो लोग हाउस जॉब कर रहे थे, जो हाउस जॉब्स करते हैं मेडिकल वाले, उनको उन्होंने रखा था। तो ये अच्छी बात थी। फिर हेल्थ रिफॉर्म में बताओगे कि ब्रांडेड मेडिसिन बैन, ही बैंड ब्रांडेड मेडिसिन, जो ब्रांडेड मेडिसिन हैं, टू मेक देम चीपर, ताकि उसकी प्राइस चीप हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेडिसिन शॉर्टेज हो गई, मेडिसिन शॉर्टेज हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्लोज डाउन, हमारी दवाइयां खत्म हो गई, लोगों के पास दवाइयां ही नहीं है, डेथ रेट बढ़ गया हमारा। जब दवाई नहीं होगी तो डेथ रेट इंक्रीज हो जाएगा। लाइफ सेविंग ड्रग्स, हम लोग दवाइयां बनाते नहीं थे और भुट्टो ने दवाइयां बंद करवा दी क्योंकि प्राइस ज्यादा थी। इंपोर्टेड मेडिसिन जो होती है उनकी दवाइयां महंगी होती है, ऑफ कोर्स महंगी होगी भाई, वो इंपोर्टेड है। पहले आप खुद तो बनाओ दवाइयां, लेकिन भाई साहब ने बैन कर दी। ये नीली गोलियां, ये पीली गोलियां, ये मरने वाली गोलियां और ये फलाने वाली गोलियां, अजीब भाई। तो ये फेलियर आ गया, आपको सब लिखना है इसमें, सब कुछ बताना है। 14 मार्क में आप 6-7 रीजन आप लिख दो, 6-7 पैराग्राफ बनेंगे इसमें विद अ कंक्लूजन। एंड में कंक्लूजन में इन तीनों में से एक में एग्री करना होगा।
इन तीनों में से किसी एक को लेवल 5 में अग्री करोगे? क्या आई एग्री दैट, मैं तो कहूंगा रिफॉर्म इसका अच्छा था। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म ऑफ 1973 वाज सक्सेसफुल बिकॉज देयर वाज लॉट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्राइसिस बिफोर हिम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर्स वर ऑलवेज रिमूव। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको करेंगे कि सबसे अच्छा काम इसका 73 था, जो कि कामयाब काम है। तभी भुट्टो आज भी जिंदा है, भुट्टो आज भी जिंदा है। ठीक है, आप बेसिकली देखें आर्म फोर्सेस वाले पॉइंट से भी नहीं कर सकते क्योंकि एफएसएफ फेलियर था, और आप हेल्थ एजुकेशन वाले को भी नहीं करोगे, ये भी फेलियर था। तो आपके पास बचा क्या? अच्छा रीजन तो यही वाला है जिससे आप अग्री कर सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स। मैं कोशिश करता हूँ, एक सवाल पढ़ा, ये आ गया देखें आर्टिकल 4, इसको अब आर्टिकल आ जाएगा। व्हाट वाज आर्टिकल 48? सेम चीज है। तो इंट्रोड्यूस बाय जिया 1985, मार्शल लॉ लिफ्ट हो गया, एंड ही गॉट प्रेसिडेंट कोड अपॉइंट, ये आ गया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, गवर्नर जनरल प्रोविंसेस वगैरह। इसमें और ऐड कर ले चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ आर्मी को भी कर सकता है, चीफ जज को भी कर सकता है। ये एक्स्ट्रा डिटेल्स आ गई तो ये अच्छा हो गया। डिसॉल्व भी कर सकता है असेंबली वगैरह। जी ईमान, मैं बिल्कुल यही कहता हूँ, एग्जामिनर को घर तक छोड़ के आना है। मैं आपको क्या हमेशा बताता हूँ कि उसको आखिरी लेवल तक, आपके आंसर्स होते हैं कि किसी को बेचारे को रास्ते में छोड़ के आ गया, आप लोग समझ लें वो भटक गया। एग्जामिनर को भटकाना नहीं है, आपको उसको बिल्कुल घर तक छोड़ के आना है कि भाई तुझे मैं घर से लूंगा और घर पे ड्रॉप करूंगा, घर और बेल, जब तक तुम घर के अंदर नहीं जाते मैं खड़ा हूँ आपका वेट कर रहा हूँ। तो आपको एग्जामिनर को घर तक पहुंचाना होता है। आप लोग क्यों इतना सोचते हो कि मैंने तो सर 5 पॉइंट लिखे थे, मेरे तो ए स्टार नहीं आया, सर मैंने तो 4 पॉइंट लिखे, मेरे तो ए स्टार। अरे भाई आपने एक्सप्लेन नहीं किया, आपकी डेट्स नहीं है, मार्किंग स्कीम आपने नहीं लिखी, आपके एक्सप्लेनेशन में वजन नहीं है। एक्सप्लेन करना एक बात है और अच्छी एक्सप्लेनेशन करनी दूसरी बात है, किसी चीज के फैक्ट्स एंड फिगर्स देना दूसरी बात है। आप लोग हमारे पाकिस्तानी बच्चे क्या है, सर हमने एक्सप्लेन तो किया, 10 लाइनें लिखी हैं सर, आपने नंबर नहीं दिया। भाई क्यों नंबर मिलेगा? क्योंकि आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं लिखे हुए, आपको कोई एविडेंस नहीं है, कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई अच्छी नॉलेज यूज नहीं की, आपने सिर्फ उसको एग्जैजरेट किया हुआ है। एग्जैजरेशन में थोड़ी स्टार मिलेगा। जो बच्चा एग्जैजरेट करता है वो स्टार होना थोड़ी होता है। टू द पॉइंट, अच्छी बात बतानी है, पॉइंट्स उसको हिट करेंगे। यार इसने एक्सप्लेन किया इस बात को, 8 अमेंडमेंट को उसने बताया है कि इसने क्लियर बताया है कि जिया became powerful, ये क्लियर बता रहे हैं इस बात को। he became powerful because of this law and he said कि जो भी मैं करूंगा it will be legal, जो भी जिया करेगा वो लीगल होगा, it will be a law, जिया कैन डिसमिस गवर्नमेंट। क्या बात है! तो आप एक्सप्लेन करें इन बातों को कि यार मार्शल लॉ से क्या मुराद है, क्या क्या मुराद है इन पावर्स से, एक्सप्लेन किया है। बोल लेना यहाँ पे 1 मार्क्स फॉर ईच रिलेवेंट, 2 मार्क्स फॉर डेवलप्ड। डेवलप का मतलब ही एक्सप्लेन वेल होता है भाई। आप लोग एक्सप्लेन करते हो बस, नॉट एक्सप्लेन वेल। एक्सप्लेन वेल करें, मैं तो ये शुरू से बता रहा हूँ। आप लोगों की आंखें भी खुली हैं, जब रिजल्ट आया तो आंखें खुली हैं, आप लोगों की आंखें खुली हैं। अभी बता तो मैं शुरू से रहा हूँ, ये मसला है आप लोगों के साथ। होश में आ गए बच्चे, सर हम तो ख्वाब देख रहे थे इतने ग्रेड का, तो वो ख्वाब तो ख्वाब ही होता है, उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्सप्लेन वाई उर्दू वॉज चूजन एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज, या सवाल आ जाए कि एक्सप्लेन हाउ उर्दू लैंग्वेज वॉज प्रोमोटेड, फॉर एग्जाम्पल प्रमोशन वाला सवाल आ जाए, यही सवाल आ जाएगा कि हाउ उर्दू लैंग्वेज वॉज प्रोमोटेड। प्रोमोटेड कैसे हुआ? तो आप बताओगे भाई प्रमोट करने के लिए मुगल्स के जमाने से बोली जा रही है 1200 सेंचुरी बताओगे, फिर बताओगे 8 सेंचुरी, अब ये तो पता ही नहीं है लोगों को। 8 सेंचुरी में सुल्तान ऑफ दिल्ली, उन्होंने उर्दू को बड़ा प्रमोट किया। 8 सेंचुरी से प्रमोशन की जा रही है। मुगल एम्पायर कौन कौन से हैं? मोहम्मद शाह एंड बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह टू, तो ये उर्दू वाले थे ये, मोहम्मद शाह, बहादुर शाह। फिर पोइट्स के नाम बताओगे जिन्होंने प्रमोट किया, इलामा इकबाल हैं, शिबली नुमानी है, मीर तकी मीर, हसरत मोहानी, गालिब। ठीक है, फिर ससम खान का बताएंगे कितना प्रमोट किया ससम खान ने, टू नेशन थ्योरी से लगे हुए वो बेचारे। तो यहाँ टू नेशन थ्योरी का थोड़ा सा शेडो देना होगा आपको कि हमारी जबान अलग थी, उर्दू थी, उर्दू को ही तो सपोर्ट किया है, तो ही तो टू नेशन थ्योरी बना है, तो ही तो पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान की वजह ही उर्दू लैंग्वेज थी कि हमें अपनी जबान चाहिए थी उर्दू, वजह ही पाकिस्तान बनने का उर्दू है। ठीक है, उर्दू की बताओगे, फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ कॉलेज बताओगे, फिर स्कूल खोले, ठीक है, मुरादाबाद वगैरह। ठीक है, अयूब खान जैसे बड़े बड़े निकले हैं, बताओ प्रमोट हुए ना, उर्दू प्रमोशन है। क्या है, अयूब खान पढ़े,
लियाकत अली खान पढ़े इनके जगहों से, तो ये क्या उर्दू की प्रमोशन ही हुई ना, और क्या है। अयूब खान, लियाकत अली खान उर्दू ही बोलते थे, और क्या फारसी बोलते थे, तो इनका लिखेंगे जिक्र, एग्जाम्पल देंगे। लेकिन नहीं, हम क्यों लिखेंगे, हम लिख देंगे सर नॉवेल आए थे, मैगजीन आए थे, बहुत किताबें लिखी हुई हैं, रिच लिटरेचर है, रिच लिटरेरी बैकग्राउंड है, बिल्कुल बताना ही है। लेकिन अच्छे पॉइंट्स तो बताएं आप लोग। अगर आपने शाह वलीउल्लाह के 2 सन के बारे में नहीं बताया तो भी आपकी भूल है स्टार। मैं तो आपको टॉन्ट करूंगा बार बार आपको, अब आप देखिएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन जो थी वो नहीं हुआ, आप लोगों का रिजल्ट वैसा नहीं है, सही बता रहा हूं मैं आपको। आप समझते हो कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस पढ़ाई हो गई। आपकी लर्निंग किधर है, वेयर इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो वेयर। शाह अब्दुल कादिर, शाह रफी, शाह अब्दुल कादिर 2 बेटे थे जिन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया। कितना बड़ा पॉइंट है प्रमोशन का, कितना बड़ा पॉइंट है प्रमोट करने का। उर्दू लैंग्वेज प्रमोट ही तो हो रही है, और क्या हो रही है, जब कुरान को उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया गया। नहीं सर, ये पॉइंट तो हमें याद ही नहीं आया, और हम ख्वाब देखेंगे ए स्टार का। प्लीज ओपन योर आईज, आपकी लर्निंग वैसी नहीं है यार, लर्निंग करें। ठीक है, आज मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, इंशाल्लाह कल अच्छी लगेंगी। आज बुरी लगेंगी, कल अच्छी लगेंगी, ठीक है। हाउ सक्सेसफुल वाज पाकिस्तान इन इट्स रिलेशनशिप विद चाइना। चाइना जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो चाइना में फड्डा चल रहा था। चाइना में 2 कौमें थी, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट, इनके बीच में फड्डा चल रहा था, दे वर फाइटिंग, उनकी वॉर कंडीशन थी। जब पाकिस्तान आजाद हुआ इन 1947, तो चाइना में 2 कौमें लड़ रही थी, ठीक है, नेशनलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, ठीक है, 2 कौमें लड़ रही थी ऑलरेडी, ठीक है। और आप याद रखिएगा कि हमने हमेशा, देखें, जब ने आज़ादी हुई तो हमने हमेशा अमेरिका को सपोर्टर बनाया। हमने अमेरिका से जब अलायंस बनाई तो अमेरिका ने कहा कि हमारे साथ सीटो करो, हमारे साथ सेंटो बनाओ, तो हमने अमेरिकन फंडेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया। इट वाज अगेंस्ट चाइना, इट वाज अगेंस्ट रशिया, कुछ हद तक अफगानिस्तान। तो ये कम्युनिस्ट कंट्री के खिलाफ काम किया, और चाइना भी कम्युनिस्ट था। हमने हमेशा चाइना के खिलाफ काम कर रहे थे शुरू में। पाकिस्तान 1954 में सीटों में शामिल हुआ, 55 में शामिल हुआ सेंटो में। हमने हमेशा चाइना और रशिया के खिलाफ काम किया, तो सीटो सेंटो यहाँ पे भी आएगा, सीटो सेंटो इधर भी आएगा। तो हमने हमेशा यूएसए के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, लेकिन यूके के साथ ऐसे ताल्लुकात थे, रशिया के साथ ताल्लुकात नहीं रखे, ठीक है। अब क्या हुआ गाइस, चाइना के साथ हमारा जो है बेसिकली, जब सीनो वॉर हुई 1960 में, 62 में, जब सीनो वॉर हुई, पाकिस्तान इंडो चाइना वॉर हुई, तो चाइना को सपोर्ट किया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान फिर फ्रेंडशिप हो गई है। फिर 1965 में चाइना ने हमें हेल्प की, चाइना हेल्प अस, ठीक है, चाइना ने पैसे भी दिए, मिलिट्री भी दिया, हमें हेल्प किया 65 में। 71 में चाइना कुड ऑफर लेस सपोर्ट बिकॉज हम लोग जो है बेसिकली, हम क्योंकि वी वर अटैकर्स, हमने अटैक किया था, वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पे अटैक किया था, और ये हमारी सिविल वॉर थी। दैट सिविल वॉर में बाकी दूसरे मुल्क हमारी हेल्प नहीं करते, अमेरिका हमारी हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि अमेरिका के साथ जो हमारी जो सेटिंग थी या जो हेल्प देगा, वो तो रशिया के खिलाफ थी, वो तो चाइना के खिलाफ थी, लेकिन वॉर तो बंगालियों के खिलाफ की थी 71 में। तो इस वजह से ना इंडिया, ना अमेरिका ने साथ दिया, ना चाइना ने किया, ना रशिया ने दिया, तो किसी ने भी साथ नहीं दिया। चाइना हमेशा कश्मीर पे हमारा साथ देता है, कश्मीर के मामले पे चाइना ने हमेशा हमारा साथ दिया। 78 में कराकोरम हाईवे जो है हमारी रोड ओपन हो गई, जिया के दौर में, जिया के दौर में ट्रेड एंड टूरिज्म बढ़ गया, ठीक है। न्यूक्लियर पावर ट्रीटी हुई कि हम एक दूसरे को बॉम्ब से नहीं उड़ाएंगे, आप लोग पीस रखेंगे। 1986 में चाइना पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर ट्रीटी हुई है कि हम कॉपरेट करेंगे, हम मिलके काम करेंगे, हम एक दूसरे की दुश्मनी नहीं करेंगे, फ्रेंड्स रहेंगे, ठीक है। चाइना से भी हमारे विजिट पाकिस्तान में आना शुरू हो गए, इंजीनियर्स वगैरह, कराकोरम हाईवे बनाई थी। पाकिस्तान की पीआईए जो है फर्स्ट एयरलाइन जो है वो चाइना गई थी फर्स्ट टाइम, हमारी हमारी इंपोर्टेड मशीनें आना शुरू हो गई, इंटरेस्ट फ्री लोन्स थे चाइना से, ठीक है। हमारी बाउंड्री सेटलमेंट भी हो गई थी 63 में। तो चाइना से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात होने शुरू गए, ट्रेड डेवलपमेंट। सी पैक इसमें नहीं आएगा, सी पैक नहीं आएगा, क्योंकि हमारी हिस्ट्री सिर्फ 1999 तक है, सी पैक इसमें नहीं लिखोगे, एवरीथिंग इज हियर। अब देखो ना, इसमें भी देखो आपके सामने सवाल है हाउ सक्सेसफुल, तो सक्सेसेस में फेलियर्स लिखने हैं, इतना बड़ा बड़ा एग्जाम में लिखा हुआ है ये सक्सेस है, और ये फेलियर्स लिखा हुआ है, लेस सक्सेस मतलब फेलियर्स लिखने हैं आपको, इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है।
So that's it for this year. Yes, guys, I can take your questions quickly. You can raise your hands. Yes, Basil. Basil Ahmed. Yes, Abdul Rahman Sheikh. सर अब्दुल रहमान आप जब शेख। कॉन्स्टिट्यूशंस की बात कर रहे थे वो मुझे समझ में नहीं आया था, वो आप किस क्वेश्चन से रिलेट कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशंस का? क्या आप बता रहे थे लाइक ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल Your voice is रिफॉर्म्स? not. Your voice is lagging. Abdul Rahman, सर there's some आप trouble. जब सर अभी आवाज आ रही है? Yes, Rahima. Abdul Rahman, please message me. Assalamualaikum, sir. Hello, sir. Can you hear me? Yes, Rahima, I can hear you. Yes. Assalamualaikum, sir. सर बस मेरा एक हाँ। क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5C में हम ये लिख सकते हैं कि पाकिस्तान ने सीटों से विड्रॉन कर दिया था, इस वजह से भी चाइना के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हुआ वेरी गुड था। पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। यस, ये भी लिख सकते हो आप, बिल्कुल सही है। तो तभी चाइना से और हम लोग क्लोज हो गए और अच्छे रिलेशन हो गए, क्योंकि इंडिया से हम लोग कट गए थे। बिल्कुल सही हो गया, वेरी गुड। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि जुल्फिकार अली भुट्टो वाला जो क्वेश्चन आया था उसमें जब वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं उन सब में जितनी भी उनके सक्सेस फेलियर्स हैं वो सब लिखने हैं? सब लिखना है आपको, सब पूरा टेन्योर लिखना है भुट्टो का। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया, वेलकम। यस ईमान। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम। ईमान का क्या रिजल्ट आया है? सर अभी कल दिया ऑनलाइन। अच्छा, आपने ऑनलाइन दिया है, ठीक है ठीक है, सही है जी ईमान। सर मैंने पूछना है, जो आप पास्ट पेपर्स कह रहे हैं कि जो ये इम्पोर्टेंट है, तो सर ये इम्पोर्टेंट किस तरह के, इनके क्वेश्चन इम्पोर्टेंट इस साल या फिर वैसे ही आप बता देंगे? सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो पास्ट पेपर्स मैंने इंपॉर्टेंट दिए हैं उसके सारे क्वेश्चन हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, वो जरूर करने हैं। मतलब जब पास्ट पेपर्स आप करो तो प्रायोरिटी पे इनको करो, बाकी भी करो लेकिन प्रायोरिटी पे इनको करो। ठीक है। और सर मैंने क्या